नाविल मोहे प्या मिलन की आस, कलम अज हुमा वकास। किस्त नंबर 4। सीढ़ियाँ फलांती वो सफ़ेद टाइल्स वाले खूबसूरत पोर्च से होती हुई सामने अदयान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जीन्स के नीचे मैरून रंग का चमड़े का खुस्सा पहन रखा था जिसमें सफ़ेद पाहे और दमक रहे थे। वो ऐसी ही थी। जीन्स के नीचे खुस्सा, पटियाला शलवार के नीचे जोगुर, शोख, चंचल सी, हंस मुखसी। और अदयान भी एक हफ्ता पहले तक बिल्कुल ऐसा ही था। पूरे ख़ानदान में दोनों कराम पार्टनर के नाम से मशहूर थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हूँ तो अदयान स्टडी टेबल पर बैठा कुछ टाइप कर रहा था। दरवाज़ा खिलने की आवाज़ पर जल्दी से लैपटॉप बंद किया और सामने उजगल को देखकर माथे पर बिल डालते हुए सीधा हुआ। कम अज़ कम नाक तो किया करो। शिकन आलूद पेशानी के साथ आंखों को सुकूर कर उजगल को घूरा। इसका अब यूं कमरे में इस तरह चले आना अजीब ही लगा था। परस्पर तो जैसे को असर नहीं था। मुस्कराती हूँ बिला तकल्लुफ़ आगे बढ़ी। आंखें शरारत से चमक रही थीं। अदयान पहले भी तो ऐसे ही आती थी कमरे में। बात है क्या, लाड से कहती आगे बढ़ी और बेड पर बैठी। वो अदयान की खफगी को अभी भी संजीदगी से नहीं ले रही थी। शायद इसकी वजह अदयान का पहली दफ़ा इससे यूं दूरी बनाकर रखना था। अदयान से बिला तकल्लुफ़ी की एक वजह दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का गैप होना था। अदयान इससे 1 साल बड़ा था। बस पहले की बात और थी। इवज़ अदयान ने नागवारी से नज़रें चुराते हुए कहा। पूरे घर में सिर्फ वो इसे इवज़ कहता था, बाकी सब गिल कहते थे। अदयान ने पास पड़ी किताब को और साथ पड़ी डायरी को अपनी तरफ खींचा। वो जितना इससे दूर जाने की कोशिश में था वो इतना ही सर पर सवार हो रही थी और उसका यूं बार बार सामने आ जाना तकलीफ का बाइस बन रहा था। अदी मतलब समझी नहीं मैं, आहिस्तगी से कहते हुए अब वो नासमझी के से अंदाज में अदयान की तरफ देख रही थी। पर वो तो कुछ उस तरह से किताब पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ़ था जैसे वो इसके पास ही ना खड़ी हो। अदयान की तरफ से कोई जवाब ना आने की सूरत में वो परेशान सी होती अपनी जगह से उठी। अदी मसला क्या है, मुझे से को गलती हो, ऐसी क्यों नाराज़ हो बे? इसके करीब आकर उलझे से अंदाज में कहा। वो इससे कितनी ही बातें करना चाहती थी। हफ्ता पहले ही तो सब बड़ों के तय किए रिश्ते ने उसकी दुनिया बदल कर रख दी थी और अब कितनी ही दिल की ऐसी बातें थी जो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से करना चाहती थी। पर वो था कि इस दिन के बाद से उखड़ा उखड़ा सा था। घूर कर अदयान की तरफ देखा। उसके बाद सर झुकने की वजह से माथे पर थे। दोनों बेयू में बहुत मुशाबहत थी। बस अदयान की आंखें छूटी थी, नाक तो बिल्कुल उसके जैसा था और कुशादा पेशानी। उजगल धीरे से मुस्करा दी। अदयान ने का सर हुनूज वैसे ही झुका था। मैं क्यों नाराज हूँगा, मसरूफ से अंदाज में कहा। उजगल ने गुस्से से देखा। हद थी वैसे, शाम से इसे मनाने में लगी थी और नवाब के नखरे थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हम उजगल ने शरारत से मुस्कुराते हुए अदयान के हाथ में से कलम छीना। वो जो ज़ब्त के आखिरी मरहले पर था एकदम से गुस्से में भरा उठा। जस्ट स्टॉप एट इवज़, ऊंची आवाज़ में कहते हुए उजगल की तरफ देखा और बेदर्दी से इसके हाथ में पकड़े कलम को खींचा। अदयान का लहजा इतना सख्त था कि वो गुड़बड़ा और फिर साकिन हुई थी और आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे। फिर रुकी नहीं थी, तेज तेज कदम उठाती इसके कमरे से क्या मीर दिलावर विलास से भी निकल थी और उसकी आंखों में तैरते इन सुहे के नमी वो इसके दिल पर छोड़ थी। जिस दिन उजगल को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, इसी दिन तो अदयान दिलावर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इससे छन थी। इससे पता था अब वो इसके आने पर ही दिलावर विलास में कदम रखेगी। अच्छा है मते। अदयान ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बेनीके से अंदाज में बैठा। टार्च की रोशनी में उनको यूं चलते छूटिए व बड़े छूटिए। हमजा आधा घंटा हो चला था। रात होने की वजह से वो अब भाग नहीं रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। इसने एक हाथ तो पकड़ रखा था पर फिर भी दाहे बाहे से खौफ आ रहा था और अब तो टांगे कंधे सब जवाब देने लगे थे। भूख से भी बुरा हाल था। हिम्मत जमा की, सुने, असफरियन ने घटी सी आवाज़ में अपने साथ चलते अलीदान को पुकारा। वो जो बहुत चुकना होकर चल रहा था इसके यूं खामोशी को तोड़ने पर चौंक कर उसकी तरफ देखा। मालूम था यूं रात को जंगल में चलना खतरे से खाली नहीं था, पर वहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं था। इससे दूरी बनाना ज़रूरी था और गन साथ होने की वजह से हौसला बढ़ा हुआ था। असफरियन की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। वो अब बिल्कुल खामोश खड़ी थी। 14वें रात के मलगजे से अंधेरे में उसका चेहरा नजर आ रहा था। वो अब कुछ नहीं कह रही थी, अलबत्ता उसकी घटी सी आवाज़ से वो बाखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो थक है। हम थक हैं क्या? अलीदान ने इर्द गिर्द देखते हुए नरमी से पूछा। असफरियन ने धीरे से सर को हिलाया।
थकने से ज्यादा इर्द गिर्द से आती खौफनाक आवाजें, पत्तों की सरसराहट, भेड़ियों की आवाजें अजीब तरह से खौफजदा कर रही थी। ठीक है, फिर रुक जाते हैं यहाँ सुबह होने तक। अलीदान ने फौरन दरख्तों की तरफ कदम बढ़ाई। अब वो टार्च लाइट डालकर दरख्तों को जांच रहा था। लंबा कद, कसरती बदन, मजबूत डील डोल, घने बाल, वो अपनी बहुत सारी खूबियों के साथ साथ खूबरू भी थी। इसको यूं दरख्तों को खोजते देखकर असफरियन फिर से घबरा गया। फिर दरख्त पर चढ़ना होगा, किया बेचारगी से कहा। अलीदान, जो अब माथे पर हाथ फेरता हुआ कुछ सोचने में मसरूफ था, गर्दन घुमाकर घोर कर असफरियन की तरफ देखा। जी नीचे बिल्कुल सेफ नहीं, हमारे पास आग जलाने का कोई इंतजाम नहीं, को भी जंगली जानवर आ सकता है, दांत पीसते हुए कहा। वो अब दरख्त के तने पर रस्सी डाल रहा था। ठीक है, फिर इसके यूं नागवारी से कहने पर असफरियन ने आहिस्तगी से जवाब दिया और उसके पास आकर खड़ी हो। इस दफा तना कुछ ज्यादा ही ऊंचा था, जिसकी वजह से असफरियन को भी रस्सी से ही ऊपर जाना था। अलीदान ने अब रस्सी के एक सिरे को असफरियन को पकड़ाया और दूसरे सिरे को ऐसे खींचा कि वो ऊपर उठने लगी, और फिर तने के करीब पहुंचते ही वो इसे हाथ डालकर ऊपर चढ़ चुकी थी। वो खुद अब रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर आकर रस्सी को भी ऊपर खींचा, बोतल से पानी पिया और बोतल असफरियन की तरफ बढ़े। तीनों गन्स एक तरफ टहनी से लटका है और तने पर सीधा लेट गया, जबकि असफरियन एक तरफ टेक लगाए बैठी थी। लेटते ही जैसे कमर को सुकून मिला था। नहीं पता था किस रुख को जा रहे थे वो और क्या होगा है, इस रास्ते में होगा भी कि नहीं, बाकी लोगों का क्या बना होगा और घर वाले उन तक खबर पहुंची होगी या नहीं। गिनत ख्यालात थे जो इस वक्त अलीदान के दिमाग में उभर रहे थे। असफरियन ने कुन अखियों से अलीदान की तरफ देखा। उसकी टांगें असफरियन की तरफ थे। कितनी अजीब बात थी, वो कितने घंटों से एक साथ थे पर एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। असफरियन ने पानी की बोतल का ढक्कन बंद किया। आपका नाम क्या है? आहिस्ता सी आवाज में सवाल पूछा। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। फिर वो उठकर बैठा। इतने घंटों के बाद अब जाकर थोड़ा सुकून मिला था, यही वजह थी। वो भी नाम पूछ रही थी। अलीदान दिलावर संजीदगी से जवाब दिया। अलीदान, असफरियन ने जेर लब नाम को दोहराया। कितना परफेक्ट मैच था। इसका नाम उसकी शख्सियत है। वो बहादुर था, हिम्मत वाला था। और आपका नाम? भारी से संजीदा आवाज में पूछा। वो जो अफसर जिकाए बैठी इसके नाम से इसकी शख्सियत की अक्कासी कर रही थी, चौंक कर देखा। मेरा नाम असफरियन सुहेल है, असफरियन ने मधुर सी आवाज में जवाब दिया, जिस पर वो धीरे से सर हिला गया। फिर खामोशी थी दोनों तरफ, जिसे फिर से असफरियन ने ही तोड़ा। पाकिस्तान से हैं? असफरियन ने अगला सवाल पूछा। वो जो अब सवालात का सिलसिला खत्म समझ चुका था, अगले सवाल पर फिर से सीधा हुआ और सर को इस बात में हिलाया है। मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। असफरियन को अजीब सी खुशी हुई थी। अंदाज थोड़ा बच्चों जैसा था, जैसे वो पाकिस्तान नहीं इसका कोई रिश्तेदार निकल आया हो। आपको देखते ही लगा था पाकिस्तान से होंगे। किस शहर से हैं? अलीदान ने बगौर असफरियन की तरफ देखा। ये तो कह रही थी मैं थक गई। अब सवाल पर सवाल कर रही है। इस्लामाबाद से, मुख्तसर जवाब दिया और इर्द गिर्द देखा। वो जोश में थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। मैं लाहौर से हूँ। अपना इंटरव्यू वो खुद ही दिए जा रही थी। अलीदान ने सर हिलाया। यहाँ कैसे? मतलब सिडनी में क्या करते हैं? अगला सवाल। अलीदान ने सीधे रुख पेशानी में बिल डाले अर्द गिर्द देखा। क्या ये सारी रात मेरा इंटरव्यू लेती रहेगी ऐसे? मैं कर्टिन यूनिवर्सिटी में जियोग्राफिक स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट हूँ। अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सिडनी आया हूँ, अलीदान ने रवानी में कहा, जिस पर वो अब सर हिला रही थी। वो इसीलिए अब जंगल के बारे में इतना जानते हैं? असफरियन ने अपनी बात की तायद चाही। है ये क्या बात की? इसने मैं को वालिद लाफ पढ़ रहा हूँ। अलीदान ने हैरत से असफरियन को देखा, जो खुद को अब बहुत समझदार तस्वुर कर रही थी। जी कह सकती हैं अब। अलीदान ने कंधे उचकाए। गहरी सांस ली। मच्छर काट रहा था, जिसके बाइस वो बार बार गर्दन खुजा रहा था। हैरत से असफरियन की तरफ देखा। यकीनन उसकी गर्दन बालों में ढकी होने की वजह से ये बची हुई है, जंगली मच्छरों के वार से। मिट्टी से अटे बालों, सूजी आंखों वाली ये लड़की इतना भी बोल सकती है, इसका अंदाजा नहीं था उसे। सुने, असफरियन ने सहमी सी आवाज में पुकारा। कहीं ये सो न जाए। सो गया पहले, और मैं ना सो तो डर लगेगा मुझे। पता नहीं कहाँ हैं हम, क्या हम खोगी हैं जंगल में? असफरियन की गेबुरा सी आवाज उभरी। अंदाज डरा सा था। अजीब सी घुटन हुई एकदम से। दिल किया सब कुछ ख्वाब हो और अब उसकी आंख खुल जाए और वो बिस्तर पर हो सकता है। अलीदान ने भनवे उचकाए।
यही बात तो बार बार इसके जहन को उलझा रही थी जो उसने कर दी थी। तो अब क्या होगा? असफरियन ने रूहानी आवाज में कहा। अलीदान ने घबरा कर देखा। अब फिर से रोना ना शुरू कर दे। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अब कुछ देर सो जाए। अलीदान ने फौरन मशवरा दिया। वो जब तक जागती रहेगी शायद यूं ही सर खाती रहेगी, सो तो गिर जाएगी। असफरियन ने नीचे देखते हुए कहा। काफी ऊंचा थी और सोते हुए क्या खबर नीचे जा गिरे। नहीं गिरती, मैं बांध रहा हूँ आपको दरख्त के साथ। अलीदान ने आगे होकर रस्सी को तने के साथ घुमाया और असफरियन के पेट से रस्सी को बांधा। असफरियन के हाथ बाहर निकाल दिए थे। रस्सी बांध कर पीछे हटा। वो किसी गुड़िया की तरह दम साधे बैठे थी। वो उसके करीब झुका, उसे बांध रहा था। सो जाए, अब नहीं गिरती। अब अलीदान ने गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हुआ। एक तो लड़कियों के थोड़ा सा पास जाने पर एक ही तरह के ख्यालात क्यों आने लगते हैं। असफरियन की यह हालत इसकी समझ में आ चुकी थी और अब असफरियन ने घबराकर पूछा। वो उठकर खड़ा हुआ था, मतलब वो यहाँ नहीं होगा उसके पास। एकदम से दिल घबरा गया। मैं भी थोड़ा आराम करूंगा, ये साथ वाले तने पर हूँ, सो जाए। असफरियन को तसल्ली देता वो अब साथ वाले तने पर फलांग चुका था। सीधा तने पर लेटकर टांग को टांग पर चढ़ाया। दरख्त ही दरख्त थे। अजीब सी आवाजें वहशतनाक बना रही थी माहौल को। मत अटे, खुद उठेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा खून है, रुक जाएगा। अलीदान मर्द बिन मर्द। बेटा, ये चिड़ियों का शिकार करके तो क्या खुद को शिकारी समझ बैठा है। हिरन लेकर आना किसी दिन, फिर थपकी दूंगा। मीर दिलावर के मुख्तलिफ फिक्रों की बाज़गश्त कानों से टकरा। बाबा, क्या आप जानते थे मेरी जिंदगी में एक दिन ये सब होगा? आपने हमेशा हिम्मत दी, मजबूत बनाया और उसी हिम्मत ने मुझे हौसला दिया एक लड़की की इज्जत और अपनी जान बचा सका। जिंदगी में पहली बार उसे अपने बाप की कही हर बात, हर सख्ती मार दुरुस्त लग रही थी। सब याद आ रहे थे। ईज़वंसन विल सिलिपना साल औंस अलमिलन वर देवमाक। हमें सुनवन चाहिए, नहीं तो इसी तरह हम एक एक करके लोगों को मारते रहेंगे। टीवी पर सियाफाम डाकू की फुटेज चल रही थी जिन्होंने 3 आदमी मारकर दरख्तों से उल्टा लटका रखे थे और वो हुकूमत से अपने किसी एदम को छोड़ने का मुतालबा कर रहे थे। इस फुटेज से अब ऑस्ट्रेलवी फौज तहकीक कर रही थी वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। साद ने घबरा कर टीवी बंद किया और आंखों पर हाथ रखते हुए सर को नीचे झुका लिया। असफरियन की मासूम सी सूरत आंखों के सामने थी। साद, परेशान ना हूँ, अब अल्लाह बेहतर करेगा। फरवा ने धीरे से साद के कंधे पर हाथ फेरा। जान पर बनी थी साद से कितनी मुखालफत मोल लेकर उसने असफरियन को सिडनी भेजा था। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी की तरह है। उम्मी अबू के बाद मेरी जिम्मेदारी है, वो आखिरत में उनको क्या जवाब दूंगा अगर इसको कुछ हो गया, और मेहरीन इसको क्या कहूँगा। साद ने गेबड़ी से लहजे में कहा और परेशानी से सोफे की पुश्त से सर टका लिया। साद, ये तो एक हादसा हुआ ना, इसमें आपका और मेरा तो कोई कसूर नहीं, फरवा ने बचारगी से कहा। साद ने एकदम सीधा होकर खूनखार नजरों से अपने सामने बैठी फरवा को घूरा। तुम जाए यहाँ से प्लीज। हाथ के इशारे से इसे वहां से जाने के लिए कहा। वो खामोशी से उठकर चल दी थी। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आंखों को मिलते साथ वाले तने पर देखा, वहां अलीदान मौजूद नहीं था। झुककर नीचे देखा, वो कहीं भी नहीं था। अजीब सा खौफ और वसवसे जहन में उमड़ने लगे। सुने, रस्सी को खोलने की कोशिश की पर पता नहीं कितनी मजबूती से बांधी थी। सुने अलीदान अब कहाँ? हाँ, रूहानी आवाज में पुकारा। हर तरफ खामोशी थी, ना वो था और ना गिन थी। असफरियन की जान जैसे हल्क में थी।